डिस्कनेक्ट हो गया है, तब तक आप अपने क्वेश्चन पूछिए। जी सर। जी सर, मेरा प्रश्न स्वयं सेवकों की तरफ से है। मैं स्वयं भी स्वयं सेवक हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ग्रुप में लोग जुड़ कर भाग रहे हैं, या सामान्यता भी देखा जाता है कि अपराध की रिपोर्टिंग करने में लोग डरते हैं, और आज यहाँ भी हम लोग अपराध के मामले में तमाम तरह के अपराधों से लड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे में एक आशंका बनती है कि जो अपराधी दल है या उनके जो सरगना है, वो हमारी टीम पर या हम पर व्यक्तिगत या हमारे परिजनों पर कोई हमला अगर करें तो उसके लिए क्या सुरक्षा की अपने पास व्यवस्था रहेगी? नंबर वन, आप किसी भी अपराध से नहीं लड़ रहे हैं, जी। और आपको किसी अपराध से लड़ने के लिए कहा भी नहीं जा रहा है, जी ठीक है सर। ना। आपसे वो सिस्टम इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि कोई किसी से किसी अपराध या केस के बारे में उसे मिलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जी मतलब सर। आप जो है किसी इंडिविजुअल केस में चाहे कितना भी उद्वेलित आप फील कर रहे हो, लेकिन क्राइम फ्री भारत के बैनर के नीचे आप उस केस के बारे में किसी से मिलने नहीं जा सकते हो। इस बात पे हमने प्रतिबंध बहुत सोच समझ के लगाया है, और उसके पीछे सोच यही है कि जब आप जाते हो तो गलती सामने वाले की होती है। जैसे मान लो सिकरवार जी ने बताया कि वो जेल में 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए जो भी वसूल कर रहे थे, तो अब मान लो यदि आप जाएंगे और सामने वाले से आप कहेंगे कि आप पैसे वसूल कर रहे थे, तो वो उसे बहुत काइंडली नहीं लेगा, राइट। वो आपको अपना दुश्मन मानेगा, और उसके हाथ में जितना भी ताकत होगी वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जी। इसलिए क्राइम फ्री भारत का सोचने का तरीका ये है कि आपको किसी से मिलने नहीं जाना है, नंबर वन। आपको जी। किसी मुद्दे को उठाना नहीं है, आपको जी। किसी मुद्दे को लेके आपको सड़क पे कोई आंदोलन नहीं करना है, आपको कलेक्टर, एसपी या थानेदार किसी से मिलने नहीं जाना है, राइट। जी। तो फिर ये सिस्टम कैसे काम करेगा? तो सिस्टम में एक रिपोर्टिंग का सिस्टम में एक रिपोर्टिंग का प्रावधान किया गया है। आप जब तक बोलते नहीं है तो प्लीज जो है ना अपने माइक्रोफोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। जब आप बोलना चाहें उस समय स्विच ऑन करेंगे तो ये इको नहीं आएगी। तो जो बोलना चाहता है वो, इसमें हाथ उठाने का प्रावधान है, तो आप हाथ उठा सकते हैं, रेज हैंड करके प्रावधान है, यदि आप देखें उसमें। तो अभी 1 मिनट मुद्दे पे चर्चा हो रही, फिर आपको मौका देते हैं, ठीक है ना। तो जो क्राइम फ्री भारत का पूरा मॉडल है, नंबर वन ये कानूनी है, नंबर वन। नंबर टू, इसका ये बहुत जोर से मानना है कि वर्तमान सिस्टम इतना सड़ गल गया है, और उसमें वो जो स्किल सेट है वो स्किल सेट भी नहीं है। तो जी सर। पुलिस को अपराध का पंजीयन जो है भार लगने लगा है। वो अपराध आंकड़े के बढ़ने के डर से, नेताओं के डर से, किसी भी डर से वो अपराध का पंजीयन करने के लिए तैयार नहीं है, राइट। वो जी। घटते हुए अपराध की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और कहता है कि मैं आ गया हूं, और मैंने जो है ना, मेरे आने से एकदम जो है ना सब कानून व्यवस्था अच्छी हो गई और इतने परसेंट जो है ना अपराध में गिरावट हो गई है। उसको ये कहना चाहिए कि मैंने क्या कदम उठाए हैं जिसके कारण गिरावट हुई है। जब चारों तरफ जो है ऐसे हालात बन रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है, वो ज्यादा संगठित हो रहे हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अपराध कम हो। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे जो है ना अर्बनाइजेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जो भी जनक कारण हो, इंक्लूडिंग रूरल से जो अर्बन पलायनवाद हो रहा है, उनके रहने जो है ना, उनको स्लम एरिया जैसी स्थिति में रहना पड़ रहा है, और वहां पे अपराधों का प्रजनन हो रहा है, अपराधों बढ़ रहे हैं, वहां पर अपराधी और फ्लरिश हो रहे हैं, इस तरीके की टेंडेंसी जनरेट हो रही है। तो उसमें आंकड़ों से अपराध जो है कंट्रोल करना एक बहुत बुरी बात है। इसीलिए क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटी के साथ आया है, और ये सर्टेनिटी जो है वो कानूनी आप दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं जो बार बार कई धाराओं के बारे में मैं बात करता हूं, और ये बहुत समझने की जरूरत है कि एक सेक्शन 39 है
जो कि ये कहता है कि कोई भी संज्ञेय अपराध या कोई भी अपराध होता है तो उसकी आपको रिपोर्ट करना है। और कुछ अपराधों में, जिसमें कि अधिकांश अपराध आ जाते हैं, इवन इंटेंशन टू कमिट क्राइम हैज टू बी रिपोर्टेड। तो अपराध उसने किया नहीं है, आपको ये मालूम पड़ गया है कि उसका अपराध करने का इंटेंशन है, तो ये इंटेंशन रिपोर्ट करने के लिए आप कानूनी रूप से बाध्य हैं। यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बाकी अपराधों में ये पुलिस या प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना पड़ता है कि आप जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप अपराधी हैं। लेकिन इस केस में आपको सिद्ध करना है कि यदि आपने लॉफुल जो है रिपोर्ट नहीं की है तो आप इनोसेंट हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द वेरी वेरी बिग डिफरेंस विच हैज इन द लॉ। और इसी डिफरेंस को हमने एक पावर कहा है। तो किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि साहब ये पावर क्या है, इसमें तो जो है ना हमें खुद जो है ना इनोसेंस प्रूव करना है और ये बड़ा दायित्व तो दे दिया है कि आप रिपोर्ट करो, और हम किसको रिपोर्ट करें, कोई तो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा कि जो ये दायित्व है यही आपका पावर है। यदि ये दायित्व आपके पास नहीं होता तो पुलिस वाला आपको भगाता, अभी भी भगा रहा है, फरियादी को भी भगा रहा है। लेकिन एक कोई भी नागरिक है, वो उसका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दायित्व है जिसका निर्वहन यदि वो नहीं करता है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस भी सिटीजन के ऊपर डाला गया है। ऐसे दायित्व को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दायित्व को हम पावर कह रहे हैं। और हम पावर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि आप पुलिस आपसे कहिए आप क्यों आए हो, तो आप हमारा एक कानूनी दायित्व हम इसलिए आए हैं, दैट इज एम्पावरमेंट। और सेक्शन 43 सीआरपीसी का आपको अरेस्ट करने का अधिकार देता है। तो संज्ञेय अपराध में या किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को आप सेक्शन 43 के तहत आप अरेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप सेक्शन 43 को बारीकी से सुनेंगे तो उसका टाइटल ही यही है कि अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन, एक निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और उसके लिए प्रक्रिया। और ये गिरफ्तारी का जो है ना क्या है कि किसी भी संज्ञेय और नॉन वेलेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट का पावर है। यदि कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसमें भी आपको अरेस्ट का पावर है। और ये अरेस्ट आप, पुलिस है उसके सामने भी कर सकते हैं। केवल कानून ये कहता है कि आप उसे अरेस्ट करिए, आप पुलिस को सुपर्द करिए, या पुलिस वहां नहीं है तो आप थाने जाके उसको सुपर्द करिए। और थाने में या पुलिस वाला दोनों केस में ही वो अरेस्ट नहीं करेगा, वो री अरेस्ट करेगा। तो कायदे से हमें अरेस्ट मेमो लेके जाना चाहिए कि ये व्यक्ति है, इसने ये संज्ञेय अपराध किया है, हमारी जानकारी में है, हमने इसे गिरफ्तार किया है, ये गिरफ्तारी का मेमो है और ये मुलजिम, और उन दोनों चीजों को मैं आपको सौंप रहा। ये कानून है। तो इस कानून को के तहत हर जो है व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, और आपके पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी आप जो है सत्य काम के लिए लड़ रहे हैं और आपके साथ पिटाई हो रही है। पहले तो आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, आपके ऊपर झूठा केस लग दिया जा रहा है, फिर आपको जो है ना थाने, वहां पे जो है ना जेल के अंदर पिटाई हो रही है, जेल के अंदर उगाई हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इन व्यवस्थाओं से लड़ने का तरीका ये है कि सिस्टम साक्ष्यों के साथ जाए। इवन सोशल मीडिया में भी लोग इतने बेशर्म हो जा रहे हैं कि सोशल मीडिया में जब तक बहुत वायरल ना हो जाए तब तक कुछ होता ही नहीं है। और इतने वीडियो, इतनी चीजें चल रही हैं कि किस्मत से कुछ चीजें वायरल हो पाती हैं, बाकी तो बड़ी बड़ी चीजें भी वायरल नहीं हो रही है। आप किसको रिपोर्ट करने जाए वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं। आप जो है ना किसी के पास रिपोर्ट करने जाते हैं तो एक आंकड़ा और बढ़ गया। तो क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटी के साथ आ रहा है। लाइट चालू कर गया ना। और वो सर्टेनिटी जो है, जो बात नहीं कर रहे हैं उस समय प्लीज जो है ना अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लीजिए, और जब आप हाथ उठाएंगे तो आपको बोलने का मौका देंगे। तो हम इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो उसकी जो है ना सर्टेनिटी ऑफ जो है रिपोर्टिंग है,
और वो भी बिना थाने जाए। और जब तक जो है इसको हम अंदर से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम उसको बहुत जल्दी, जैसे ही हमारा पोर्टल रेडी हो रहा है, जैसे वो रेडी हो जाता है तो ऐप और पोर्टल के माध्यम से आम आदमी पुलिस में रिपोर्ट करे और उसके साथ में हमारे पास रिपोर्ट करे। और हम उसको जो है सेक्शन 39 में जो नागरिक का कर्तव्य है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्तव्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी, उस ड्यूटी के तहत हम उसको पुलिस को पुश करेंगे। यदि पुलिस नहीं सुनेगी तो 154(3) में एसपी को पुश करेंगे। यदि एसपी नहीं सुनेगा तो 156(3) में कोर्ट के पास जाएंगे। यदि कोर्ट नहीं सुनेगी तो 482 में हाई कोर्ट के पास जाएंगे। यदि इवन हाई कोर्ट में भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में या पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इतना सब जो है कार्य जो है क्राइम फ्री भारत आप लोगों के लिए करेगा। इसमें प्रतिबंध लगाया गया है कि आप किसी केस को लेके किसी अधिकारी से नहीं मिलेंगे। आप अपने व्यक्तिगत हैसियत से किसी को जानते हैं और जा रहे हैं तो आपका उससे क्राइम फ्री भारत से कोई लेना देना नहीं है। आप क्राइम फ्री भारत का बैनर के साथ जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो है वो अपने पोर्टल से डिजिटली भेजेगा चीजों को और उसका रिकॉर्ड बनाएगा। और यदि वो नहीं मानेगा तो फिर उसके एडमिट उनके सब जो है ना चीजों को जोड़ के उसकी डी के उसके सस्पेंशन के लिए जो ना रिक्वेस्ट करेगा। फिर यदि उस समय भी सुनवाई नहीं होती है तो जब विधानसभा चलेगी तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट बना के किसी जो है मेंबर के माध्यम से उसे विधानसभा में उठाया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या आपको ये चीजें बताई गई थी, क्या इस आपके थानेदार ने इतने प्रकरणों में केस रजिस्टर नहीं किया है, यदि है तो क्या ये आपके संज्ञान में है, क्या क्राइम फ्री भारत ने आपके संज्ञान में ये बात लाई है, क्या आप अपने थानेदार को सस्पेंड करेंगे। यदि एसपी ने संज्ञान ने नहीं लिया है तो क्या आप एसपी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और ये बात हम जाके फिर पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं कि पुलिसिंग करना राज्य सरकार का जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है। तो जो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 होता है जिसके तहत दायित्व और अधिकार सौंपे जाते हैं, तो पुलिसिंग जो है वो एंट्री 2 है और वो एंट्री 2 जो है राज्य सरकार का दायित्व है। तो पार्लियामेंट में ये पूछा जा सकता है कि देखिए इस राज्य में इतने सारे केसेस की रिपोर्ट जो है सीएफबी ने इस राज्य को भेजी है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये राज्य सरकार का दायित्व है कि नहीं है। क्या राज्य सरकार को जो है ना ये चीजें भेजी गई थी कि नहीं भेजी गई थी। यदि भेजी गई थी तो राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है, और यदि राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर और फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं है क्या। और यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व के निर्वहन में फेल्योर के लिए उस राज्य सरकार को डिसमिस क्यों ना किया जाए। आर्टिकल 356 इसी चीज के लिए बनाया गया है। तो इतने पावर के साथ जो है क्राइम फ्री भारत लगा हुआ है। इसकी 2 चीजें और हैं, पुलिस की मदद करना। पुलिस की मदद हम तब कर पाएंगे अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हम अंदर से घुस पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री का जो है ना सहयोग मिले, गृह मंत्री का सहयोग मिले, केंद्र स्तर पर जो है ना माननीय प्राइम मिनिस्टर का जो है सहयोग मिले, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का सहयोग मिले, तो आप अंदर जाके पुलिस की मदद कर पाएंगे। अधिकांश आप ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे कि आप जो है केसेस को डिस्पोजल कर पाएंगे और आप जो है कोर्ट में इनफेलिबल एविडेंस के तहत सजा भी दिला पाएंगे। ऐसा पावरफुल सिस्टम जो है बनाया गया है, जो बहुत विस्तार में बहुत सारे वीडियोज में समझाया गया है। उसी बात को दोहराने में अपन एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। अभी जो है हाथ उठा के आपने पूछा था, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। Thank you very much, sir. And the first time attend to meeting in crime free Bharat. Thank you very much at the admin. सर एक छोटी सी क्यूरीज थी। मैं ह्यूमन राइट्स में हूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और करीबन 1 साल से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ सर। मेरा जनरल बिजनेस भी है। मैंने अपना जो है एक सोशल फ्री हॉस्पिटल भी ऑपरेट किया हुआ है।
उसका कारण यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा केसेस रिसीव कर सकूं, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में लगभग 500 पीपल्स डेली विजिट करते हैं जस्ट फिजियोथेरेपी। मैं एक्चुअल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जब मैं आपके ग्रुप में ऐड हुआ था। तो क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स के साथ साथ में मैं शायद खुल के बोल सकता हूँ कि मैं क्राइम ब्यूरो, खुफिया ब्यूरो एजेंसी के अंदर भी मैं ऐड हूँ, और उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर ही हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में स्पेशल फोर्स ड्यूटी में हूँ। पर सर मैं कुछ चीजों को गौर कर रहा हूँ जो हो रहा है। सबसे पहले ये कि जो व्यक्ति कोई भी कंप्लेन लेकर के किसी भी अधिकारी के पास जाता है, अभी आपने मुझे एक सजेस्ट किया कि हम प्यूटल ब्यूरो के थ्रू, जो आपने ग्रुप बनाया उसके थ्रू हम जाएं। अभी फिलहाल जो मानवाधिकार के अंदर था, तो मैंने एक केस था अमरवाड़ा का, आपके सामने शेयर करूंगा। आप मुझे सजेस्ट करें सर, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, सभी मेरे से लगभग उम्र में बड़े हैं, शायद मैं ही छोटा हूं अभी बीच में, उसके लिए सॉरी। मेरी एज ज्यादा नहीं है सर, 34 के रनिंग में हूँ सर मैं। मैंने कहा सबसे छोटे हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये हैं। और ये दो स्टार्टअप के मालिक भी हैं। और सॉरी सर, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं सभी को देख रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मैं सबसे हो सकता है। तो जस्ट इज माई कलीग, एंड मोस्ट वेलकम सर। मेरे पास एक छोटा सा मैटर आया था सर। मेरे पास में पोस्टल के द्वारा एक ऑर्डर, शिकायत आई थी, और वो था कोई आदिवासी हॉस्टल का अधीक्षक है, महेश डेरिया करके। तो जब मैं उसे लेकर के गया उस केस को शिक्षा जो विभाग है कलेक्ट्रेट के अंदर, सर वहां भी किसी ने नहीं सुना। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि वो उल्टा मेरे पीछे पड़ गए सर। मतलब होता यही है सर हमेशा, कि जब भी हम कोई केस करते हैं या किसी पुलिस की या किसी भी चीज के, जैसे मैं हॉस्पिटल का वीडियो डाला था सर, आपने देखा होगा कि मैंने इस ग्रुप में हॉस्पिटल का वीडियो भी डाला था। वो मैंने स्वयं जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया। बहुत अच्छी बात है कि उसमें गोगिया मैडम ने उसको तुरंत एक्टिव किया और साफ कर दिया। आज वो पूरा पूरा हॉस्पिटल आप देखेंगे सर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। मगर उल्टा ये होता है सर कि ये कर तो देते हैं, मगर हमारे पीछे पड़ जाते हैं सर ये, क्योंकि हम लाइट में आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो ये हमारी फिर कमियां ढूंढते हैं सर, और हमें फिर जो है किसी केस में फंसा कर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि क्या करें हम? आपके पोर्टल के थ्रू आए, हम देखिए आपके पोर्टल के थ्रू देखिए कर दें देखिए कि देखिए इसमें। देखिए, अभी पोर्टल जो है, वो पोर्टल और ऐप दोनों निर्माणाधीन है। उसमें कुछ हाँ विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि एक आध महीने उसमें और लगेगा। ठीक है ना? जी जब सर। जब हमारा वो लग जाएगा, तो जी हम जो है उसको 139 सीआरपीसी के तहत उस पर कोई ना कोई व्यक्ति बाय रोटेशन सिग्नेचर करेगा। ठीक है ना? किसी पुलिस वाले पे अगर कोई बात आती है सर, जैसे मान लीजिए कोई देखो पुलिस देखो वाला देखो गलत काम कर रहा है। हम ना तो करप्शन वाली बात कर रहे हैं। करप्शन तो एक अपराध है। तो जो भी अपराध हमारे संज्ञान में आएगा, उसका उसको जो है लॉजिकल एंड तक पहुंचाना एज ए सिटीजन के बतौर सेक्शन 39 में हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल ड्यूटी है। राइट? तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कानून ने सेक्शन 39 में हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानूनी जिम्मेवारी सौंपी है कि हम संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करें, और इवन इंटेंशन टू कमिट क्राइम भी कुछ केसेस में रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी हमारी है। हम नहीं उस सर। पूरे, सुनो परिवार, उस पूरे जी कंटेंट को हम लेके डिजिटल तरीके से हम 154 में एसएचओ के पास जाएंगे। 1 to 1 नहीं जाएगा कोई व्यक्ति। नहीं सर, एसएचओ के जैसे पास भी गए गए, मगर नहीं नहीं, उन्होंने। कैसे? पास जाने का मतलब ये नहीं है कि हम चल के जा रहे हैं। ये पास सर जाने का मतलब है भाई पोस्ट किया सर। या तो हमारी पोस्ट जाएगी या हमारी डिजिटल मेल जाएगी। जो यस सर। डिजिटल मेल में जो हमारे डॉक्यूमेंट होंगे, वो डेट टाइम लोकेशन के साथ जो है ना लॉग्ड होंगे, हैश हाँ वैल्यू हाँ। प्रोटेक्टेड होंगे। उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। राइट? यस जब हमारा जो है ना मेल डिलीवर होगा, तो उसकी भी पूरी प्रूफ जो है वो कंटेंट के साथ जो है ना प्रोटेक्टेड रहेगी। कल थानेदार ये नहीं कह सकता कि हमें ये चीज नहीं मिली है। राइट? यदि यस हमें लगता है कि ज्यादा जो है ना डिजिटली ये काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा पोस्टल के माध्यम से भी जाएगा। अब अज्यूम करिए कि हमने 3 दिन या 7 दिन जो भी समय दिया, यदि उस समय में एसएचओ काम नहीं करता है,
तो हमारा सिस्टम जो है 154(3) में, ये यदि पुलिस काम ना करे तो 154(3) में एसपी को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिम्मेवारी दी गई, जैसे आपको 39 में दी गई है, यही जिम्मेवारी एसपी को दी गई है 154(3) में। और एसपी अकेले को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। बाकी लोग जो भी सुपीरियर ऑफिसर है इंक्लूडिंग डीजीपी, वो सेक्शन 36 सीआरपीसी के तहत पावर ड्रॉ करते हैं कि ऑल सुपरवाइजरी ऑफिसर दे विल हैव द पावर ऑफ एसएचओ। तो सबसे बड़ा कौन कहलाया? एसएचओ, राइट? यस सर। एसएचओ से केवल एक ही व्यक्ति बड़ा है, डीजी भी बड़ा नहीं है, क्योंकि डीजी भी एसएचओ के पावर का यूज कर रहा है। तो Yes, कौन sir. बड़ा है? वो एसपी बड़ा है, क्योंकि SP एसपी के पास 154(3) में ओरिजिनल पावर है। उसमें क्या कहा गया है कि यदि आपके पुलिस ने आपका नहीं सुना है, एसएचओ ने आपकी बात नहीं सुनी है, तो आप पोस्ट से या किसी अन्य साधन से एसपी को वो सामग्री भेज सकते हैं जिससे कि किसी संज्ञेय अपराध का कारण मतलब वो बनता है। तो एसपी स्वयं उसकी कॉग्निजेंस लेके या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या अपने किसी भी अधीनस्थ को वो इन्वेस्टिगेशन सौंप सकता है, एसएचओ को नहीं। उसको ना उस एसएचओ के पास जाने की जरूरत है, ना डिप्टी एसपी के पास जाने की जरूरत है, ना एडिशनल एसपी के पास जाना चाहता है। वो अपने किसी भी अधीनस्थ को, तो यदि उसका अधीनस्थ कोई हवलदार रामदीन है जो किसी कहीं पे भी है, वो उसका अधीनस्थ होना चाहिए। ये केवल एक ही जो है ना कानून ने जिम्मेवारी दी। क्या सर ये शिकायत भी एसपी को मायने रखता है सर? जस्ट ए मिनट। तो जब एसपी जो है जिस किसी को भी उसका इन्वेस्टिगेशन सौंप देगा, उस व्यक्ति को एसएचओ के पावर स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो उसको व्यक्ति को एसएचओ के पास जाके उसके हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो इस केस के लिए वो अपने आप एसएचओ के सभी पावर उसके पास आ जाएंगे। ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 154(3) है। अब एक मिनट के लिए आप मान लें कि एसपी ने भी आपकी बात नहीं सुनी, तो कानून ने एनवेसाज किया है कि यदि पुलिस डिपार्टमेंट आपकी बात नहीं सुनता है तो आप जो है 190 में जो मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन है उसे 156(3) में अप्रोच किया जा सकता है, और मजिस्ट्रेट जो है उसमें डायरेक्शन दे सकता है रजिस्ट्रेशन के और इन्वेस्टिगेशन की। जिस आमुनन केस में, सामान्य केसों में कोर्ट के ऊपर प्रतिबंध है कि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर सकता, ये कानूनी स्थिति है। लेकिन 156(3) के तहत जिस केस में कोर्ट जो है ना डायरेक्शन देती है कि आप इसको रजिस्टर करिए, उसमें कोर्ट को उसे सुपरवाइज करने का भी पावर मिल जाता है। जैसे एसपी को जो पावर मिला है तो जिस किसी को भी देगा उसको एसएचओ के पावर मिल जाएंगे, ऐसा ही कोर्ट को भी पावर मिला है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देगा तो उसे स्वतः जो है उस केस को सुपरवाइज करने का पावर भी मिल जाता है। वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। यदि कोर्ट भी नहीं मानता है तो आप 482 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस सिस्टम में ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है, बनेगा जो बन रहा है, उसमें ऑटोमेटिकली जो है कोई व्यक्ति सिग्नेचर करेगा, राइट? और वो सिग्नेचर जो है ना रोटेशनल बेसिस पे होंगे, राइट? तो एक व्यक्ति नहीं, किसी एक व्यक्ति केस में मालूम पड़ा कि जो है ना शुक्ला जी पीछे लगे हुए हैं, तो शुक्ला जी का उसमें वो नहीं आएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। अभी एक मिनट। तो शुक्ला जी लाइन ऑफ फायर में नहीं आएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि शुक्ला जी नहीं जा रहे हैं और अगला पिटीशन जो साइन होगा उसी केस में वो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास जिम्मेवारी है एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब ये पोर्टल जो है उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है और रिकॉर्ड बना रहा है, राइट? फिर वो इसको सम करके हम एसपी को भी भेज सकते हैं, डीजी को भी भेज सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में होम को भी भेज सकते हैं। अज्यूम करिए कि सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो को एक मिनट के लिए मानते हैं, राइट? तो उन सब चीजों का वो मसाला बना के फिर जो है वो एमएलए के पास जाएगा कि आप इस प्रश्न को उठाइए। तो बैकएंड इंजन क्या प्रश्न बनेगा वो बनाएगा, उसके डॉक्यूमेंट बनाएगा और उनके अकाट्य साक्ष्यों के साथ वो उसको जो ना विधायक को दे देगा। अब जो विधायक हैं वो उस प्रश्न को उठाएंगे। तो इसका भी एक इनफॉर्मल तरीका चलता है, जो ज्यादा क्वेश्चन उठाता है उसको बुला के जो ना समझाने की कोशिश किया था, भाई आप क्यों नाराज हो रहे हैं,
आप चुप बैठो, आपको अध्यक्ष बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये सब बैकग्राउंड बैकग्राउंड नाटक होते रहते हैं, ठीक है ना। तो कितने लोगों को बनाएंगे, एक को बना देंगे तो जो है ना सीएफबी किसी दूसरे विधायक को पकड़ेगी, उसको भी बना देंगे, तो कम से कम सीएफबी के कारण कई लोग जो है ना अध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएंगे, वो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो फिर जो है जरूरत होगी तो हम पार्लियामेंट में भी उस क्वेश्चन को उठाएंगे। तो इस तरीके से हम बैक एंड से लोगों को वो रिलीफ दिलाएंगे विदाउट जो है ना ब्रिंगिंग देम इन लाइन ऑफ फायर। अब रहा इन्वेस्टिगेशन में कैसे मदद करेंगे, तो यदि हम अंदर से होंगे तो बहुत प्रभावी ढंग से हम वो मदद कर पाएंगे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सोच भी नहीं सकती है, हम वैसा इन्वेस्टिगेशन पुलिस से करा पाएंगे। लेकिन यदि एज्यूम करिए कि सामने वाला आपकी मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ समय के लिए सीएफबी उसी चीज को कि क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि उसके बैकएंड इंजन सब काम कर रहे हैं, तो वो बैकएंड इंजन निकाल के देगा इन्वेस्टिगेशन लीड कि साहब इस केस में आप ये करिए, राइट। और Yes. उसको जो है ना एसपी के पास भी भेजेगा कि साहब आप इसको सुपरविजन नोट में लिख दीजिए। यदि वो नहीं होता है तो बाद में जो है बेसिकली वी कैन आस्क कि क्या ये चीजें पूछी गई थी, क्या ये नॉर्मल कोर्स में आईओ का दायित्व तो नहीं था कि वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन करता। जब सीएफबी ने ये लिख के भी दे दिया तो क्या इसके बावजूद भी विवेचना में इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, क्या उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लेफ्ट नहीं है क्या। इस तरीके से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर से वो उसकी बहुत जोर से मदद कर सकता है, क्योंकि अंदर से तो वो कह रहा है कि हम 90% आपका बर्डन खत्म कर देंगे, अंदर से तो वो कह रहा है कि हम आपको डी बर्डन कर देंगे, डी स्ट्रेस कर देंगे पुलिस को। वो ये कह रहा है कि आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर पाएंगे, आप जो है अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। मतलब देखा जाए तो आम के आम और गुठलियों के दाम, 100 में से 90% आपको रिलीफ मिल गया। आप 10% काम कर रहे हैं और 10% के लिए आपको 100% से भी ज्यादा डिटेक्शन हो रहा है। 100% से ज्यादा डिटेक्शन कैसे होगा, क्योंकि जिन केसेस को आप रिपोर्ट नहीं हुए या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन केसेस को भी मैपिंग से वो सिस्टम निकाल लेगा। तो जो रजिस्टर्ड केसेस हैं उससे ज्यादा केसेस हम डिटेक्ट कर पाएंगे, और उनकी एविडेंस कैप्चरिंग के लिए सिस्टम ने ऐसी कवायद बनाई है कि एकदम A+ क्वालिटी का इन्वेस्टिगेशन संभव हो पाएगा, और वो हम एक साधारण पुलिस वाले से करा पाएंगे। फिर पुलिस वाले का काम होता है कि वो फुटेज ले, IoT डिवाइसेस से, बैंक से स्टेटमेंट, CDR ले, फलाना ले, बहुत सारी चीजें वो पुलिस वाला नहीं सोच पा रहा है, तो किसका क्या मांगना है ये हमारा इंजन डिसाइड करेगा, राइट। और जहां से लेना है, एज्यूम करिए कोई चीज जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आना है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आना है, तो 91 का नोटिस जनरेट करके वो उससे वो मांगेगा, और यदि वो उस आदेश का पालन नहीं करता है तो वो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, या तो 188 में हम उसको प्रोसिक्यूट करेंगे या सेक्शन 175 में प्रोसिक्यूट करेंगे। तो अभी वो जो कई बार सोचता है कि अरे थानेदार तो छोटा आदमी है, थानेदार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, राइट। और यदि ये बड़े से बड़े अधिकारी यदि उसकी बात नहीं मानेंगे तो हम उसको 188 या उसमें आईपीसी में या 175 जो है ना आईपीसी में प्रोसिक्यूट भी करेंगे, और वो भी सर्टेनिटी के साथ, राइट। यहां पे भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपको प्रोसिक्यूट करने से तो हमें एविडेंस नहीं मिल गया है। तो सीएफबी बैकएंड से जाके 93 और 94 में सर्च कराने का भी मदद करेगी, और वो आपके ऑफिस में जहां पे कि उस डॉक्यूमेंट की होने की संभावना है वहां पर रेड होगी, सर्च होगी, और वो डॉक्यूमेंट उठा के ले आए जाएंगे। अब यदि वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में है तो पुलिस जाएगी और उस कंप्यूटर को जब्त करके ले आएगी, और उसके पीछे एक मंशा ये भी रहेगी कि आपका कंप्यूटर जब्त हो जाए तो लोगों को भी मालूम पड़े कि आप बड़े बन रहे थे, आप बड़े बड़े नहीं छोटे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही आमूल चूर जो है ना पुलिस के लिए काम होगा, और पुलिस 10% काम करके 100% केसेस को ना केवल डिटेक्ट कर पाएगी बल्कि कोर्ट में सजा दिला पाएगी। फिर ये सिस्टम जो है कह रहा है कि हम कोर्ट से कि हम आपकी भी मदद करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट में जाए, विटनेस की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट कोर्ट ट्रायल देंगे।
और उस कोर्ट ट्रायल में आप लोग चूंकि जुड़े हुए हैं तो शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, कोर्ट में जो है डिफेंस लॉयर और ये लोग जो है ना ऐसे ऐसे ड्रामा नाटक करते रहते हैं। वो बहुत सारे ड्रामा नाटक जो है वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। कानून को यदि हम ध्यान से पढ़े तो वो कानून जो है ना अपराध की कैटेगरी में आते हैं, और उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी उन जज महोदय की है जिनकी कोर्ट में वो सब अपराध घटित हो रहे हैं। जज महोदय तो ऑलरेडी कोर्ट के जो ना इतने सारे केसेस के बोझ में दबे हुए हैं, वो तो कैसे ही अपनी नौकरी चला रहे हैं, और बहुत सारे वकील तो उनको हड़काते भी रहते हैं, डराते धमकाते भी रहते हैं, राइट। तो वकीलों के सामने कई बार जजेज अपने आप को बहुत कमजोर और असहाय महसूस करते हैं, स्पेशली जो बड़े वकील बन गए हैं, जिन्होंने बड़ा नाम कमा लिया है, उनसे तो कुछ लोग कांपते भी हैं। उनके खड़े रहते ही जो है भूचाल सा आ जाता है। तो ये सिस्टम उन बड़े बड़े वकीलों के भी जो उनके कृत्य अपराध की श्रेणी में आएंगे ना उनको कैप्चर करेगा, बल्कि कैप्चर करके पिटीशन बना के कहेगा कि जज महोदय इन्होंने आपके कोर्ट में ये ऑफेंस किया है और आप इसका संज्ञान लिया जाए। तो वो एक बहुत ही आमूल चूल व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा। फिर हमारे पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन हमने डिजाइन किए हैं, वो उसमें हमें जुडिशरी की मदद की जरूरत पड़ेगी। यदि जुडिशरी तैयार होगी तो हम उसके 3.19 करोड़ केसेस जो अभी जुडिशरी के सामने पेंडिंग हैं, हम उन्हें अगले आने वाले 2 साल के तहत उनको डिसॉल्व कर देंगे, और आने वाले समय में 3 महीने के अंदर कोर्ट का ट्रायल कंप्लीट हो सकेगा, और उसमें इवन प्रेसिडेंट का जो है पार्डन भी सम्मिलित होगा। लेकिन हर चीज के लिए टाइम लिमिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पार्डन के लिए लिखा है फिर जो ना प्रेसिडेंट साहब जो ना 1 साल तक उस पर सो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हम 3 महीने की छोटी अवधि में भी संभवतः कोर्ट के ट्रायल की प्रोसीडिंग को खत्म करते हुए सर्टेनिटी के साथ सजा दिला पाएंगे। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यदि हम वो सजा दिला पाएंगे तो एक बड़ी व्यवस्था जो है ना कायम होगी। इस तरीके की व्यवस्था से जो है ना क्राइम फ्री भारत चल रहा है। फिर जो है उसमें बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। उसमें वी आर क्रिएटिंग डिजिटल चित्रगुप्त, जिसका कानूनी नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हमने, चूंकि ये जो हमारा क्राइम फ्री भारत है ये नेशनल पुलिस मिशन भी है, और नेशनल पुलिस मिशन पहले जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से संचालित होता था, और 2014 से जो है वो शिफ्ट होके होम, और होम से BPRND में आ गया है, और आई एम द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दैट दिस क्राइम फ्री भारत मिशन। तो उस हैसियत से हमने इसमें एक ड्राफ्ट कानून बना के भी भेजा है कि आप इसको इनेक्ट करिए, और उसमें 2 बड़े जो है ना जो है अपराधों को हमने व्याख्यान दिया है। और उसमें एक अपराध ये है कि कोई भी इंसाइडर, जिसमें कि उसका चेयरमैन भी सम्मिलित होगा, यदि कोई भी इंफॉर्मेशन का वो जिस पर्पज के लिए वो है उससे हटके दी यूज करेगा, तो वो एक संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल अपराध होगा, और मिनिमम 7 साल की सजा होगी। और यदि उसने 1 से ज्यादा ऑफेंस किया है तो जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी कोर्ट जो है कॉन्करेंट नहीं चला सकती है, वो सिक्वेंशियली ही चलाई जाएगी। तो अज्यूम करिए कि चेयरमैन महोदय ने 4 ऑफेंस कर दिए, तो 7 × 4 28 साल की जो है सजा जो है वो चेयरमैन साहब को, जो कि उसके चेयरमैन है, वो खुद ही जेल में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा ही कुछ लोग हम कहना है कि साहब जो है ये साइबर क्रिमिनल हैं और ये भी कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो उन्होंने साइबर क्रिमिनल का भी उसमें व्यवस्था किया है कि यदि कोई व्यक्ति अनऑथराइज्डली सिस्टम में घुसने की कोशिश भी करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा, विथ मिनिमम पेनल्टी ऑफ 7 years, एंड उसमें यदि 1 से ज्यादा अपराध करेगा तो पनिशमेंट कॉन्करेंट नहीं चल सकता है, ये कानून में प्रावधान होगा, तो सिक्वेंशियल पनिशमेंट मिलेगा। तो यदि मान लो कोई हैकर है और वो यदि घुसने की कोशिश करता है और उसने 4 या 5 अटेम्प्ट किए, तो सिस्टम उसकी आइडेंटिटी भी कैप्चर करेगा, उसने घुसने की कोशिश की है इसको भी वो कैप्चर, उसकी एविडेंस कैप्चर करेगा,
और वो सिस्टम खुद ही जाके जो है ना एफआईआर जनरेट करेगा और पुलिस के पास पहुंचेगा कि साहब ये एफआईआर है, ये एविडेंस है, आप इनको पकड़ के अंदर करिए। तो जो इवन हैकर्स हैं वो सिर्फ इसलिए क्राइम करते हैं कि उनसे उनको जो पैसा मिले तो वो अच्छी जिंदगी बिता लें, अपने बच्चों के साथ होटल में जाएं, अपने बच्चे के साथ 5 स्टार होटल में जाएं, एयरप्लेन से जाएं, विदेश घूमने जाएं, वो अच्छी जिंदगी के लिए इस तरीके की क्राइम करता है। यदि उसे मालूम है कि उसे जेल में सड़ना पड़ेगा तो वो निश्चित तौर पे ये अपराध नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने उसका नाम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। मतलब चित्रगुप्त को तो हर चीज मालूम होगी, लेकिन वो जो है प्राइवेसी की गारंटी देगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम जो बनाएगा, और जब वो चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो उसे ये भी मालूम होगा कि अब ये व्यक्ति अभी घर से निकला है, इसके साथ एक 4 आदमी है, उसके पास डेडली हथियार हो सकते हैं और ये कहां अपराध करने की संभावना है, और सिस्टम उसको अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर सकेगा। तो कल जो है ना जाके ये कहा जा सकता है कि डूइंग क्राइम फॉर ए क्रिमिनल विल नॉट बी एन ऑप्शन इन फ्यूचर। आने वाले समय में भारत में क्राइम करना अपराधी के लिए एक ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए? तो सिस्टम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो है अपराधी के पास प्रोएक्टिवली पहुंचेंगे, उसके स्किल सेट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग देंगे, स्टेट सिक्योरिटी देंगे, फाइनेंस की जरूरत है तो फाइनेंस देंगे, और उसको एक अच्छे इंसान की लाइवलीहुड जो है ना अर्न करने का मौका देंगे। तो 5वां जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अपराधी को अपराधी नहीं बने रहने दिया जाएगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम है। और फिर 5 रेवेन्यू स्ट्रीम है, वो इतनी पावरफुल रेवेन्यू स्ट्रीम है कि पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ेगी और जीडीपी 5 गुना बढ़ सकती है। तो हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं। इतना पावरफुल चीज होगा। उसमें जो है जॉब एंड सर्विसेज कैसे क्रिएट होंगे, आपकी जो अपनी मशीनरी है वो कैसे राउंड द क्लॉक यूज होगी, स्टार्टअप उसमें कैसे रोल प्ले करेंगे। हर आदमी को, जब कोरोना में अमेरिका और यूरोप जैसी जगह में 20-20, 25-25% लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहां पे मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत के हर व्यक्ति के हाथ में जो है जॉब होगा, वो हेल्दी और वेल्दी होगा। तो ऐसे 16 भारत हैं इसमें, जो क्राइम फ्री भारत में ने 16 भारत कंसीव किए हुए हैं, जिसमें ग्रीन, हर्बल, केमिकल फ्री, हेल्दी भारत, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, मिल्क रिच भारत, हनी रिच भारत, जो मशीनरी इक्विपमेंट टूल रिच भारत। तो ये भारत जो है बहुत सारे मशीनरी और इक्विपमेंट को बनाएगा, उनको भी जो है ना इजाद करेगा, और इसकी एक अपनी सीएफबी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसका पालन करेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस काम को तो आप लोग क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ढेर सारे टेक्नोक्रेट उन सब कामों में लगे हुए हैं। बच्चे जो मनीष हैं ये भी बहुत उसमें काम करता रहता है। तो बहुत सारा काम वाम हो रहा है उसमें। लॉयर, ढेर सारे लॉयर्स जुड़े हुए हैं जो लॉ का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। अभी हमने डॉक्टर को जोड़ के एक इंटीग्रेटेड पैथी का सिस्टम चलाने की बात कही है। सौभाग्य से जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी लाइन पे सोच रही है। तो कोई पैथी है उसकी सुपीरियरिटी नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलके जो है एक इंटीग्रेटेड पैथी होना चाहिए। कहीं पे एलोपैथी प्राइमरी रोल अदा करेगी, आयुर्वेदा सेकेंडरी रोल, नेचुरोपैथी हो सकता है टर्सरी रोल करे। सब पैथी मिलके ह्यूमैनिटी की सेवा करना चाहिए। आज डॉक्टर जो है ना कहता है अरे अरे वहां मत जाना, आयुर्वेद वाले के पास, इसके पास मत जाना, नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जैसे हम उसके पास रहेंगे तो उसकी जिम्मेवारी है। जैसे उसने कुछ अमराज से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि देखो भाई अभी मेरी ठेकेदारी है तो गड़बड़ मत करना। तो इस तरीके का हमने कंफ्यूजन मचाया हुआ है। ये जो एलोपैथी है ये 100 साल की है। जो आयुर्वेदा और बाकी पैथियां हैं वो 5000 साल पुरानी हैं। दे आर मोर डॉक्यूमेंटेड। जिनको ये कह रहे हैं कि उसके वो नहीं है, तो
आप वो तो जो है ना इतने शाश्वत सास वो है कि उसकी एविडेंस अभी बना लीजिए। यदि आप बताइए कि कुछ कुछ चीजों का कोरोना होने पे कोरोना का ट्रीटमेंट संभव था, ये क्लेम किया गया, और आपके पास जो है ना कोई दवा नहीं है, और आपके पास 2.5 लाख जो है ना पेशेंट हैं, तो भैया एक रिसर्च कर लो, उनमें से कौन सी चीज ग्रुप ग्रुप बना के कौन सी चीज जिसमें कर रही है और रिसर्च को पब्लिश करो, और फिर यहाँ की जो चीज को है वो विदेशों में भी बेचो। हम वैक्सीन के बजाय यदि ट्रीटमेंट संभव है तो दैट इज ए सुपीरियर थिंग। अभी हमारी इम्यूनिटी को हमने एंटीबायोटिक की ओवरडोज देके खराब कर दिया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करें। आप ये बताइए, निश्चित। जहां से एलोपैथी आई है वहां तो बहुत मुश्किल से एंटीबायोटिक देते हैं, और आपके यहाँ खांसी आ जाती है तो भी वो 5 दिन की जो है ना एंटीबायोटिक की डोज आपको लिख देता है। और अब एंटीबायोटिक की स्थिति है कि पहले आप याद करिए कि 100 mg की होती थी, फिर 300 की आया, फिर 500 के आया, अब 750 की भी देने लग गए। अब मालूम नहीं कभी 1000 भी देने लगे तो कोई भरोसा नहीं। पहले याद करिए, डब्ल्यूएचओ सर, पहले डब्ल्यूएचओ याद कहना भी है करिए, कि आगे एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। हम ये कह रहे हैं आप एंटीबायोटिक देना क्यों चाहते हैं? आपके शरीर में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं जिनकी मदद से आपकी पाचन से लेके हर प्रक्रिया हो रही है। हमें एंटीबायोटिक बहुत मजबूरी में देना चाहिए। तो आप जो बात कह रहे हो कि साहब जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा, काम नहीं करेगा, हम तो उल्टा कह रहे हैं, हमें एंटीबायोटिक लेना ही नहीं चाहिए। हमें नेचुरली उसको बनाया तो ज्यादा बेहतर। जैसे हमें दही है, हमें प्याज है, इन तरीके की चीजों को लेना चाहिए। और हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो कि हमारी आर्मी है, आप आपके देश की सुरक्षा कैसे करती है? आर्मी करती है। ऐसे ही आपके शरीर की रक्षा के लिए ये आर्मी है जो कि आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। तो एक समय आ गया है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, सभी पैथी मिलके, बिना किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के। जिसके पास जो सबसे अच्छी चीज है वो ह्यूमैनिटी की सेवा करे, और हम जो है इलाज से हटके हेल्दी लिविंग पे जाए। अभी नेचुरली की तरफ। अभी अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरी बात ये हो रही है कि हम में से हर कोई नेगेटिव लूप में है। हम सब लोग धन कमाने के लिए पीछे लग गए हैं। हम इस बात को भूल गए हैं कि मरघट में आपके शरीर का एक धागा भी निकाल लिया जाता है, और वो सिर्फ इसलिए निकाला जाता है कि आपको ये बताने के लिए, और जो वो तो मर गया उसको क्या बताएंगे, जो देखने वालों को ये मालूम पड़ जाए कि कुछ नहीं है। आप एक धागे को भी नहीं ले जा सकते हैं। तो भाई साहब इतनी संपत्ति क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? भगवान इतना दे दे, जिससे जैसा कहा है कि क्या है, एक ऐसा ही है ना, कबीर का है कि इतना और दे एक दे कहावत कहावत है कि कि जितना पहन लिया, जितना खा लिया, उतना ही तुम्हारा है, बाकी सब गया। वो तो एक तरीका हो गया। एक दूसरा है, शायद कबीर या किसका है, या तुलसीदास जी का है कि रघुवर इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी मैं भी भूखा ना भूखा ना रहूं रहूं, और दूसरा भी अतिथि भूखा भी, न जाए। साधु भी भूखा ना जाए। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी बात कही गई है कि आज के जमाने में अपन ये नहीं कह सकते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाए। इसके बाद तो पैसा एक बीमारी है। तो हम जो अभी अंधी दौड़ में लग गए हैं, आप ये बताइए, ना किसान अच्छा काम कर रहा है, ना कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, हम आप कोई एक भी व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा, जिसमें हम भी सम्मिलित है, आप भी सम्मिलित है। बिल्कुल देखिए, सर। जो गाय दूध वाला है वो उसको हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है, मुर्गी वाला मुर्गी को जो ना हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है, जो सब्जी भाजी में भी सब्जी वही हाल बेचने वाला है वो उसको रंग रहा है, कोई वैक्स लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मालूम नहीं क्या क्या कर रहा है। व्यापारी कहीं लीद मिला रहे हैं, कहीं कुछ मिलावट कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। अब किसान जो है ना, जिसको अपन अन्नदाता कहते थे, वो अन्नदाता जो है वो विषदाता हो गया है। उसने इतना फर्टिलाइजर और केमिकल डाल दिया है कि जो खाद्यान्न है वो जो है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजेस, और भयानक डिसीजेस हो रही है। पंजाब जो कि फिंगर जो कि फूड बाउल है, वहां पे जो है ना कैंसर ट्रेनें चल रही है। तो हम हेल्दी ग्रेन पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चाहे कोई भी हो, अभी अपने डॉक्टर की बात कही, तो डॉक्टर, उसके पहले अपन ने बनियों की बात भी कही, इनकी बात कही, उनकी बात कही, उसके पहले जो है हमारे शुक्ला जी जो है वो ब्यूरोक्रेसी की बात भी कर रहे थे। कुल मिला के हम सभी लोग जो है नेगेटिव लूप में हैं। एक समय आ गया है कि हम इस नेगेटिव लूप से बाहर निकले,
हमें ईश्वर ने निश्चित तौर पे नोट कमाने के लिए नहीं भेजा है। ईश्वर ने हमें 10 से 5 नौकरी करने के लिए भी नहीं भेजा है। इस जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है, हम उस मकसद को भूल रहे हैं। अब हम इस अंधी दौड़ से बाहर निकले, एक सुकून का वातावरण पैदा करें, एक समृद्ध और शक्तिशाली भारत को पैदा करें, एक अपराध मुक्त भारत को पैदा करें। इसलिए जो है अपराध मुक्त भारत अकेला नहीं आया है, उसमें अपराध मुक्त भारत को ये बात लगी, अपराध मुक्त भारत को ये बात लगी कि आप अपराध से मुक्ति तब तक नहीं दिला सकते जब तक कि लोग वेल्दी ना हो, जब तक उनके पेट भरे ना हो। नहीं तो आप उनको सर्टेनिटी के साथ सजा भी दिलाएंगे तो वो उनका पेट भर जाए इसलिए जेल जाएंगे, वो अपराध कमिट इसलिए करेंगे कि उनको गिरफ्तार हो जाए और जेल चले जाएं, कम से कम उनको छाया मिल जाएगी और खाने में के लिए जो है ना पेट भर जाएगा। यदि हमारी मानसिकता इतनी गिर जाएगी तो हम अपने भारत को अपराध मुक्त नहीं बना सकते। इसलिए अपराध मुक्त जो भारत है वो 16 भारत का पैकेज है, जिसमें हम ग्रीन हर्बल की बात भी कर रहे हैं, मिल्क रिच की भी बात कर रहे हैं, हनी रिच की भी बात कर रहे हैं, हम सैकड़ों बातों को कर रहे हैं। वो सब बहुत जरूरी है। अभी शुक्ला जी ने एक बात हमसे पूछी थी और आपने भी ये बात कही है कि साहब जो है यदि हम जाएंगे तो अधिकारी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, थानेदार हमारे पीछे पड़ जाएगा, तो इसलिए सीएफबी ने प्रतिबंध लगाया है कि कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, हमारा पेपर जाएगा और वो भी एज ए सिटीजन जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमें पेपर भी ना निकालना पड़े, क्योंकि पेपर में भी पैसे खर्च होंगे, तो पेपर में पैसे खर्च करना होंगे तो वो पैसे जनरेट करने के लिए भी अपन को मेहनत करना पड़ेगी। तो हम तो चाहेंगे कि हम डिजिटली, जिसमें बिना पैसे के ही हम वो सब चीजें और डिजिटल एक्यूरेसी के साथ पहुंचा दें। और फिर जो कानून में आपको ढेर सारी जिम्मेवारियां मिली हैं, ढेर सारे अधिकार मिले हैं, जो ईच वन ऑफ यू आर पुलिस ऑफिसर, तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको वो टूल बना दे दें जिससे कि आपके बिना थाने जाए आपको पुलिस अधिकारी के वो सब अधिकार प्राप्त हो जाए। तो ये इसके पीछे सोच है और इसमें कम से कम जो है बल्कि 0 एक्सपोजर रखा गया है। तो आप जो है ना क्राइम फ्री भारत की टी शर्ट ये सब जो है ना आइडेंटिटी कार्ड आपके पास रहेंगे, लेकिन उसको लेके आप किसी केस में किसी अधिकारी से मिलने नहीं जाएंगे, आप किसी थानेदार के पास नहीं जाएंगे, आप वो टी शर्ट पहन के क्राइम फ्री भारत के प्रचार में आप निकल सकते हैं, लेकिन आप किसी केस के बारे में कि बहुत खराब केस हुआ है उसको लेके आंदोलन नहीं कर सकते। ये प्रतिबंध हमने क्राइम फ्री भारत में लगाया है। तो आप ये पूछेंगे साहब हम लोग को जोड़ क्यों रहे हैं? जब सब काम क्राइम फ्री भारत का पोर्टल और डिजिटल और ये सब कर लेगा और उसके ढेर सारे लॉयर्स हैं, तो साहब आप हम लोगों को क्यों ला रहे हैं? कायदे से ये क्वेश्चन आपको हमसे करना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फिर मैं इसका जवाब दूं। बिल्कुल सर, ये है मन में कि हम क्यों हैं सर। तो ये इसलिए बनाया गया है जिससे कि एक तो आपको ये मालूम पड़े कि कोई ऐसे इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के हित में, नंबर 1 जानकारी के लिए। नंबर 2 जो अपन सब लोग अंदर से टूट गए हैं, हमें ये विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, राइट? तो आप में पुनः वो आशा पैदा करने के लिए कि नहीं, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात सोच रहा है और वो चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, सब लोगों से लेके अंदर से भी बढ़ रहा है, नेशनल पुलिस मिशन बनाने में भी उसने सफलता प्राप्त की है, और वो ये भी कह रहा है कि जब तक उसे सफलता नहीं मिलेगी तो वो बाहर से आपकी मदद करना तो अभी चालू करेगा। वो इस बात के लिए नहीं इंतजार करेगा कि उसको माननीय जो है ना पीएम, एचएम, सीएम, एचएम ये सब लोग माने। वो मानने से हम अच्छा काम कर पाएंगे, उसकी आवश्यकता भी है। तो हमने आपको जो डॉक्यूमेंट शेयर किया उसके विश लिस्ट को आप देखेंगे तो उसमें यही विश लिस्ट की गई है कि इसको अंदर से जो है ना हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम हर किसी की बहुत अच्छे ढंग से मदद कर पाएंगे। अभी हम अकेली फरियादी की मदद कर रहे हैं, फिर यदि हम अंदर से घुस के करेंगे तो हम पुलिस की मदद कर पाएंगे, हम पुलिस को 90% डीबर्डन कर पाएंगे, हम उसके हर केसेस में क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित कर पाएंगे, हम हर केस में कन्विक्शन जो है ना सुनिश्चित कर पाएंगे। हम सर वही चीज जानना चाह रहा था कि हम उस
दौर में कैसे अंदर घुसे सर, मतलब उनसे कैसे एक मिले, मिनट, कैसे? वो दौर ये है कि हमने, यदि आप जो डॉक्यूमेंट दिया उसको ध्यान से पढ़े तो उसमें कहा गया है कि आप जो है ना विभिन्न वीडियोस को देखिए, राइट, और फिर एक अपना वीडियो बनाइए, और उस वीडियो में आपको क्या कहना है कि आपको क्राइम फ्री भारत के बारे में कैसे मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, आपकी क्राइम फ्री भारत के बारे में क्या धारणा है, क्राइम फ्री भारत आपकी कैसे मदद करेगा, और पब्लिक से अपील की साहब आप भी इससे जुड़िए और वो करिए, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी अपील हो सकती है कि साहब ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप क्राइम फ्री भारत को बुलाइए और उससे जो है जनता के हित में उसे इंप्लीमेंट करिए। तो ये तो आपने वीडियो बना दिया, राइट। जो वीडियो है वो हमारे मनीष जी जो है उसको क्राइम फ्री भारत पोर्टल पे चढ़ा देंगे, ब्रांडिंग के साथ, म्यूजिक के साथ वो चढ़ जाएगा, तो वो क्राइम फ्री भारत पोर्टल पे चला जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने आपसे कहा है कि आपके ग्रुप में जो इंजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और वो इंजन को के अलग से सेपरेट ग्रुप बनाइए, तो वो लोगों को जोड़े। अल्टीमेटली इसका लाभ 137 करोड़ लोगों को मिलने वाला है, तो वो लाभ तब ले पाएंगे जब उससे जुड़े होंगे। इसमें जो भी काम कराया जा रहा है वो नेशनलिज्म के नाम पे आपसे काम नहीं कराया जा रहा है, शेयर रेवेन्यू स्ट्रेंथ के आधार पे काम कराया जा रहा है। कल क्राइम फ्री भारत ये कह सकता है कि आपकी ये हिम्मत ही नहीं है कि आप क्राइम फ्री भारत का ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि क्राइम फ्री भारत आपको धन की वर्षा करने वाला है। क्राइम फ्री भारत आपकी पर कैपिटा इनकम 3 गुनी करने वाला है, और आपसे कोई काम मुफ्त में नहीं कराएगा, और आपको जो है ना किसी की लाइन ऑफ फायर में भी नहीं ले जा रहा है, आपसे कोई प्रदर्शन और जुलूस भी नहीं करा रहा है, राइट। इतने सारे चीजें। फिर उसमें कहा गया है कि, इसलिए उस डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो, उसमें हर चीज लिखी हुई है। फिर उसमें कहा है कि आप नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करिए। जब जनता के इतने लोग जो है ना, उसमें एक मन की बात का कॉलम है, उसी में नीचे एक आइडिया फॉर मन की बात। तो यदि हर कोई लिखेगा मन की बात में कि क्राइम फ्री भारत का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है, आप जो है ना समय दीजिए, उसे सुनिए, समझिए और देश हित के लिए लागू करिए। जब इतने लोग आवाज जो है ना करेंगे, तो माननीय जो है ना मोदी जी तो एक छोटे से बच्चे की आवाज पर दौड़ जाते हैं, जरूर जो है ना उनका सिस्टम क्राइम फ्री भारत की इस गूंज से और गर्जना से जरूर अवगत कराएगा। तो एक दूसरा काम आपका ये हो गया है। तीसरा उसमें कहा है कि आप जो भी वीडियोस उसमें आ रहे हैं उन वीडियो को चलाइए, उस पर चर्चा करिए और अपनी कॉन्फ्रेंसिंग करिए कि इसको आप कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे। तो भाई जन जन तक क्यों पहुंचाना है, तो उसको एक बार अपन ने पहले भी कहा है, जिससे कि लोग उससे लाभ ले सके, नंबर 1। और दूसरा जो उसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि जन समर्थन की शक्ति उसमें दिखाई दे। तो माननीय प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको क्या सिखाया अभी कोरोना के समय, कि हम जो है थाली बजाना चाहिए, हमें जो है दीपक जलाना चाहिए। अब अज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त आह्वान करते हैं और काल्पनिक रूप से मान लीजिए कि आधी या चौथी पॉपुलेशन जुड़ गई है, एक एक कपोल कल्पित कहानी है, राइट। अज्यूम करिए कि 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग जुड़ गए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत कहते हैं कि आज हम 7 बजे से लेके 7 बजे 10 मिनट तक 10 मिनट के लिए थाली बजाएंगे। किस बहरे व्यक्ति को इस 10 करोड़ लोगों की थालियों की आवाज सुनाई नहीं देगी? सभी को। यदि कोई व्यक्ति इसके बावजूद भी राजनीतिक स्वार्थ में इतना जो है ना अंध है कि उसे लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे हित के खिलाफ है और हम इसको नहीं करने देंगे, तो वो व्यक्ति जिस चीज का उसे गुमान है वो नहीं रहेगा। यदि वो नेता है तो नेता नहीं रहेगा। जब आपका समर्थन उस लेवल तक पहुंच जाएगा तो आपकी इस मांग को और इस व्यवस्था को, जिसमें कि जन कल्याण छिपा हुआ है, जिसमें कि हेल्दी लिविंग छिपी हुई है, जिसमें कि हर हाथ के लिए काम छिपा हुआ है, जिसमें कि आपकी पर कैपिटा इनकम 3 गुनी हो जाएगी, आपकी जो है ना जीडीपी 5 गुना बढ़ जाएगी, आप 3 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे, और आपकी जो है ना ढेर सारी जो है एकेडमिक उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन आएगा। और हमारा जो क्राइम फ्री भारत का एक सोच ये भी है कि वो ज्ञान नहीं बांटेगा, क्योंकि ज्ञान का पात्रता से संबंध है
और पात्रता का मतलब होता है कि उसे होल्ड करने की क्षमता। तो हम सब लोग बड़े बड़े पात्र हैं, लेकिन हम लोग जो है ना ओवरफ्लोइंग पात्र हैं। हमें ज्ञान को असिमुलेट करने की क्षमता ही नहीं है। तो वो आप ज्ञान डालोगे तो बह जाएगा, और आधा पर्दा ज्ञान लेके उसके सही परिणाम नहीं रहेंगे तो वो ज्ञान को दोषी करेगा। तो क्राइम फ्री भारत ने एक दूसरा मॉडल निकाला है कि हम पात्र लोगों को इन्वॉल्व करके ज्ञान को केवल बांटेंगे ही नहीं, ज्ञान को रिफाइन करेंगे। तो एक क्राइम फ्री भारत की एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसके तहत जो है ना सॉल्यूशन डिजाइन होंगे, उसके तहत सॉफ्टवेयर बनेंगे, उसके तहत जो है ना मशीन्स बनेंगी, उपकरण बनेंगे, गजेट बनेंगे, प्रोसेसेस बनेंगी। इंटरनेशनल जो है मैगजीन्स और उनमें जो है ना उनको उनको रिसर्च को पब्लिश किया जाएगा, उसमें पेटेंट किया जाएगा, उसमें स्टार्टअप बनाए जाएंगे, और वो स्टार्टअप के माध्यम से इतना ज्यादा जॉब क्रिएट किया जाएगा कि हर हाथ के लिए जॉब होगा। तो बिना ज्ञान को बांटे आपके डोर स्टॉप पे वो चीजें संभव हो पाएंगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और आपकी जिंदगी में जो नेगेटिव चीज है उस नेगेटिव चीज को भी विलोपित कर दिया जाएगा। जितनी सारी नेगेटिव चीजें अपन ने कही हैं, अब आप ये सोचिए कि आप जो दूध पैदा कर रहे हैं और जो दूध कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप जितना दूध कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 दूध ही आप पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप 2/3 दूध जो है केमिकल से बनाया हुआ दूध पी रहे हैं। और इसके ऊपर अभी जीटीवी ने एक पूरा कवरेज किया था, वो इंक्लूडिंग जो है दैट दे हैव गॉन टू द साइंटिस्ट एंड रिसर्चिस्ट, और उसमें ये बात कही गई है कि यदि इस तरीके का दूध लगातार 4 साल तक यदि पिया जाता है तो 87% जो है ना चांसेस रहेंगे कैंसर होने के। इसका मतलब है कि यदि एक सदस्य में जो है एक उसमें फैमिली में यदि 6 मेंबर हैं तो उनमें से 5 मेंबर्स को कैंसर हो जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हमने देखिए अंडरग्राउंड वाटर है, नदियों में ओवरग्राउंड वाटर है, आपकी जो है एयर में ह्यूमिडिटी है, ग्लेशियर पे जो है बर्फ है, समुद्र में पानी है, और सबसे बड़ी बात है कि हम और आप में भी 70% पानी है। तो आप अपने वजन का 70% बॉटल आप भी है। इतनी प्रचुर मात्रा में पानी होने के बावजूद भी हम दुष्टों ने उसे बॉटल वाटर में कन्वर्ट कर दिया। आज जो है पानी महंगा हो गया है, और वो वाटर बॉटल भी जो ना शुद्ध होगी कि नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप ऐसे बहुत सारी न्यूज और वीडियो देखते रहते हैं जब वो वाटर बॉटल में भी कीड़े वीड़े और बाद में क्या क्या पाया गया है, ठीक है ना। और ऐसी एक नहीं सैकड़ों जो है ना वीडियो आपने और हमने सभी ने देखे हैं, ठीक है। अब ये तो स्थिति अपन ने पानी की कर दी है। अब हमने जो है ना एयर 79% जो है ना एयर होती है आपकी, ठीक है ना। तो 20% नाइट्रोजन और बाकी सब चीजें होती हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होने के बावजूद भी अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम ऑक्सीजन की ऐसी कम तैसी करेंगे। मुझे बताया गया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर चालू हो गए, तो अब बहुत जल्दी हम सब लोग जो है ना एक सिलेंडर पीछे अपने पीठ पे ला के चलेंगे, और शायद हम लोग की बातचीत जो है आगे समय में ऐसी होगी कि प्लीज सेंड द सिलेंडर, अदरवाइज आई विल डाई इन 10 मिनट, प्लीज सेंड सिलेंडर। तो जो चीज नेचर ने अबंडेंस में दी है उसको हमने स्कैर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। मैं तो एक बात ये कहता हूं कि हमारी और आपकी उत्पत्ति जो हुई है वो स्पर्म और ओवम के मिलने से हुई है। जहां पर वो स्पर्म और ओवम भी मिल रहा है वो भी वहां प्लेंटी में है। तो नेचर ने तो हर चीज प्लेंटी में क्रिएट की हुई है, हमने उसमें दुष्टता की है। और हम अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट कहते हैं। हम काहे के बड़े साइंटिस्ट हैं? आप ये बताइए कि हमने जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड पैदा किया। सीड की जिम्मेवारी होती है प्रजनन को आगे बढ़ाना, प्रोपगेशन को आगे बढ़ाना। यदि आपने उसके जो मूल गुण को यदि खत्म कर दिया है तो वो इस बॉडी पे क्या इंपैक्ट करेगा, नोबडी नोज। तो हम अच्छे साइंटिस्ट कहलाए या हम दुष्ट लोग कहलाए? हम तो कई बार ये महसूस करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम अज्ञानता की नहीं है। जो हम जैसे हम और आप जैसे जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम लोग जो है अपने देश की समस्या है।
क्योंकि हमें ज्ञान पूरा नहीं है। हम सब लोगों ने किसी न किसी पार्टी का बिल्ला लगा दिया है। 5 या 6 बजूके जो है ना टेलीविजन पे जो है ना चले जाते हैं, कोई इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस देश को कोई रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? देश को नहीं, और आपस में ही लड़ते हैं। नहीं, आप ये देखिए ना, हम लोग जो है कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे भाई साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसकी कहां दी गई है संविधान में? किसको मिली है? सिटीजन को। तो एक बिजू जो है ना, एक फर्जी जो है ना, नाम से जो है ना एक आईडी क्रिएट की गई है, उसमें जो है ना चेहरे पे भी, फोटो पे मास्क लगा दिख रहा है। उस मास्क लगाए हुए एनिमेटेड फिगर की कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है क्या? यदि हमें अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्वोक करना है तो हमें कहना पड़ेगा, आई मैथिली शरण गुप्त, द सिटीजन ऑफ इंडिया, हियर बाय इन्वोक माय फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द सीआरपीसी, एंड आई एम फुल्ली अवेयर कि उसी सेक्शन में बहुत सारी जिम्मेवारियां भी दी गई हैं। तो इवन दैट राइट टू फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। आप जो है ना बदमाशी कर रहे हैं। हमें तो बड़ा कष्ट होता है कि उसी नरेंद्र मोदी ऐप में जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें कुछ दुष्ट लोग जो है ना माँ बहन की गाली लिख रहे हैं। अरे भैया, आप ये बताइए, ये 294 का संज्ञेय अपराध है कि नहीं है? इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही है? उसकी आइडेंटिटी निकाल के साले को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जिसका प्राइम मिनिस्टर की ऐप में गंदी गाली लिखने की हिम्मत कर रहा है, चाहे उसकी सजा जो ना 3 महीने की हो या 6 महीने की हो, लेकिन 6 महीने के लिए साले को जेल में सड़ने भेजा जाए, ये बहुत जरूरी है। हम कब तक जो है ना ये जो है ना बनाना स्टेट बनते जाएंगे, जहां जिसका जो दिल करता है वो कहता है? हम कानून का राज पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? हम रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप ये बताइए। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना हूं, फिर आप चूंकि वैसे तो एक आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए बनाया गया था और मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मुझे कम बोलना चाहिए। नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो नहीं मालूम है आपको, तो इसलिए बताना भी जरूरी है। मेरा आपसे एक चीज पूछना है कि ये बताइए, इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, तो इस देश की बागडोर संभालने के लिए मर्डरर क्यों चलेगा? रेपिस्ट क्यों चलेगा? और यदि आपको लगता है कि मर्डरर रेपिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो भैया एक जैसे कि कल्चरल एक्टिविटी के नंबर होते हैं, ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी के नंबर कर दो कि यदि 5 मर्डर करके आओगे तो पक्का आपको आईपीएस बनाया जाएगा। ये नियम बना दो। यदि ऐसा नहीं है तो देश की बागडोर जो है आज जो है, ये बड़ी विडंबना का विषय है कि 43% ऑफ योर पार्लियामेंट्रियन एज पर देयर डिक्लेरेशन दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, एज पर देयर डिक्लेरेशन। और ये तब है जबकि आपका सिस्टम जो है सामान्यतः अपराध का संज्ञान लेने की हिम्मत नहीं रख रहा है, उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं रख रहा है, तब भी 43% लोग जो है ना दे आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड। हम एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल डेमोक्रेसी क्यों पैदा नहीं कर सकते? आप ये बताइए। ओवरनाइट जो है ना हम अपने बोनस, अपने पे और उसका जो है ना बिना किसी बहस के पास कर देते हैं। हम जो है ना एक कैसे जो है ना इलेक्शन प्रोसेस में कैसे जो है ना हम अपने डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी लाएं? ये कैसे हो रहा है कि साला एक जो है छोटे से पद पे पार्षद खड़ा होता है या जो सरपंच बनता है, वो रातों रात जो ना उसको बोलेरो आ जाती है। आपने देखा कि नहीं देखा? कल तक वो पैदल चल रहा है और रातों रात उसको बोलेरो आ जाती है। अरे भैया, कितना पैसा कमाओगे? क्या बंदरबाट बना के रखी हुई है? हम अकाउंटेबल सिस्टम कब लाएंगे? ये बताइए। एज ए नेता आपने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया है कि आपकी जन्मदिन के 20 बाय 20 फीट के बैनर क्यों लगना चाहिए? आपके मतलब कितना पैसा उसमें बर्बाद होता है जो सिर्फ एक दिन के लिए लगाया जाता है। सर मैं ये कह रहा हूँ, लगना ही क्यों चाहिए साला? ऐसा आपने बड़ा आपका इंदौर में किसी ने मुझे बताया था, जब मैं डिप्रेशन में था उस समय किसी ने बताया, मैंने तो नहीं देखा, कि इस बात से दुखी होकर कुछ लोगों ने एक अभियान चलाया था कि जैसे ही किसी नेता का जो है वो जन्मदिन का लगता था तो उसके बगल में एक बोर्ड जो है ना वो संस्था लगाती थी कि मेरे कुत्ते मीनू का जो है ना जन्मदिन है, आप सब लोग जरूर पधारिए।
तो फिर मुझे बताया गया कि इसके बाद वो बैनर, वो जो है होर्डिंग लगना कुछ समय के लिए शायद बंद हो गई थी। तो मुझे लगता है वो जो भी संस्था रही हो वो दोबारा सामने आए, ऐसे ही बैनर लगाने की जरूरत है कि भाई साहब मेरे सर कंपनी वाकई का में इस बैनर तरह में जल्द से वाकई में जल्द बैनर आइए। लगने बंद हो जाएंगे सर, वाकई में बैनर लगने बंद हो जाएंगे सर। तो हमें ऐसे तरीके कुछ ना कुछ तो निकालना होगा। और क्राइम फ्री भारत इस बात के लिए संवेदनशील है कि वो आपको किसी की लाइन ऑफ फायर में नहीं लाएगा। क्राइम फ्री भारत इस बात के लिए भी संवेदनशील है कि वो आपकी लड़ाई जो है ना अंत तक लड़ेगा। और सबसे पहले क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि उसे अंदर घुस के जो है ना आपकी मदद करना है, क्योंकि वो पुलिस की भी मदद करना चाहता है, वो कोर्ट की भी मदद करना चाहता है, और उसको छोड़ दीजिए, वो तो अपराधी को भी रिहेबिलिटेट करना चाहता है। और संविधान को भी सर सही तरह से लागू करना। तो हम एक रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े काम किए हैं, आर्टिकल 370 से लेकर हर चीज का। मेरे ख्याल से उनके संज्ञान में बात आएगी तो जरूर वो इसे लागू करना चाहेंगे। और आपने यदि क्राइम फ्री भारत की आउटलाइन जो आप लोगों से शेयर की गई, यदि आपने उसमें देखा होगा, तो उसमें वो सब रणनीति दी गई है जिससे कि एक ये वाइब्रेंट जो है ना वो बने, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है लोग बाग जुड़े, और फिर वो उनसे काम वही कराना है, कोई जुलूस नहीं निकलना है, काम कराना है थाली बजाने का, दीपक जलाने का। जब कई करोड़ लोग जो है थाली बजाएंगे तो बहरों को भी सुनाई देना चालू हो जाएगा, और यदि वो नहीं सुनेंगे तो अपनी रिस्क पे नहीं सुनेंगे। जिस चीज का उन्हें गुमान है वो नहीं रहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि इस जो सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आप प्रश्न पूछें और मैं उनके जवाब दूं। तो अभी 2-3 प्रश्न जो है ना आप लोगों ने पूछे, मैंने कोशिश किया कि उसके जवाब दूं। अब मुझे नहीं सर एक मालूम है मस्त कि आपको हमारे क्वेश्चन, एक जवाब से कितनी बहुत संतुष्टि मिली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लिए मैंने मीटिंग ज्वाइन किया था सर। हाँ एक हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, व्हाट इज ए राइट ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन राइट बना हुआ है, एक परिषद बनाया गया है, कुछ भी बनाया गया है सर, किसी भी संगठन ने बनाया, व्हाट इज ए क्राइटेरिया ऑफ लाइन ऑफ बॉर्डर, कहाँ तक हमारा क्राइटेरिया है सर, क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर, कहाँ तक हम काम कर सकते हैं सर? यू आर एजुकेटेड इन लॉ पर्सन सर, देखिए, सो मेरा रिक्वेस्ट है। इसमें मानना ये है कि क्राइम फ्री भारत ने वर्तमान सामाजिक डिस्टॉर्शन को और इतने लंबे पुलिस के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जो अपनी मेथोडोलॉजी बनाई है वो इस यस तरीके सर, से बनाई है कि सिस्टम में बहुत कटुता आ गई है, सिस्टम में बहुत दुष्टता आ गई है। हम इसमें लड़ाई भी लड़े और हम जो है बिना किसी उसके इसको जीते भी। और इसमें ये सोच है कि हमारा जो व्यक्ति है, जो हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो किसी भी, ना तो सरकार की ना किसी अधिकारी की लाइन ऑफ फायर में उसे आने का मौका नहीं हो। तो क्राइम फ्री भारत आपके सिटीजन राइट का यूज करेगा, लेकिन उसको भी रोटेशन से यूज करेगा, आर्बिट्री नंबर से उसको जनरेट किया जाएगा। और एक क्राइम फ्री भारत एक फेसलेस जो है ना संस्था होगी, जिसके वो किसी के लाइन ऑफ फायर में नहीं आ सकती है। राइट, नंबर 1। यदि आप जुलूस निकालेंगे तो किसानों पे भी डंडे पड़े, उनके ऊपर भी जो है ना वाटर कैनन चले हुए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके क्लास केस रजिस्टर हो, हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर लाठी चार्ज हो, हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर वाटर कैनन हो, तो हम कोई जुलूस ही नहीं निकालेंगे। हमारा जो है, जब हमारी संख्या पर्याप्त हो जाएगी, अभी कम संख्या में तो थाली बजाने से भी फायदा नहीं है। जब आपकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आप जब थाली बजाएंगे तो लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, और उन्हें क्राइम फ्री भारत, क्योंकि जायज बात भी है, देश हित भी उसमें सुधार वो है, आप एक क्राइम फ्री सुकून की जिंदगी जी पाएंगे, आप हेल्दी और वेल्दी भी हो पाएंगे, शायद आपको अपने जीने का एक मकसद भी मिल पाएगा। हम ऐसे आमूल चूल परिवर्तन को कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से शायद मैं आपके जितने भी संशय थे वो विशेष तौर पे सेफ्टी और सिक्योरिटी से लेके थे, उन सबका शायद मैंने कोशिश किया है। यदि अभी भी लगता है कि आपको जवाब नहीं मिला है तो आप
उसका फर्दर क्लेरिफिकेशन के साथ, आपने तो जनरल तो बोल दिया है, लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे कैसे काम करेगा, तो मैं पुनः कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। चलिए आप लोग जरा अपना परिचय दे दीजिए, तो हमको मालूम रहेगा। और अभी भी कुछ क्वेश्चन यदि आप पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, प्लीज आस्क क्वेश्चन। क्योंकि हाँ, प्लीज सिकरवार जी, आप अपना माइक्रोफोन जो है ना ऑन कर लीजिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रहेंगे, तो आपको 3 उसमें वो मिलेंगे, एक में वीडियो का है और दूसरे में जो है लेफ्ट साइड में जो है आपको एक माइक्रोफोन का वो है, उसको आप टच करेंगे तो आपकी आवाज आने लगेगी। लेफ्ट में आ रहा है सर अभी? हाँ सर, अभी नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सर अभी जो एक चीज मैं देख रहा हूँ, जनरली ओवर इंडिया ही है ये, अब चाहे जो एक क्रिमिनल है या आम आदमी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, वो चलने में ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ी टाइट रस्सी से उनको बांध के ले जाते हैं। 80 साल का बुजुर्ग है और 2 सिपाही हैं जो यंग हैं, उस 80 साल के बुजुर्ग को बांध के ले जा रहे हैं। ये पूरे देश में नाटक हो रहा है सर, क्या इस नाटक को बंद करने का कोई तरीका है सर? देखिए, एक कानून ने प्रतिबंध लगा दिया है कि 7 साल से यदि कम की सजा है तो आपको गिरफ्तार करना है, तो आपको गिरफ्तार क्यों करना है ये कारण बताना पड़ेगा। और यदि आप गिरफ्तारी नहीं करना चाहते तो क्यों गिरफ्तारी नहीं करना चाहते ये भी कारण बताना पड़ेगा। आज ही मेरी एक जज साहब से बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये बताइए, पुलिस वाला एक केस में भी नहीं लिख रहा है कि वो गिरफ्तारी क्यों कर रहा है जी। आप जब उसकी बेल पिटीशन सुन रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, ये बात आप संज्ञान में क्यों नहीं ला रहे जी? तो इसमें ना कानून की प्रॉब्लम है, इसमें सामने वाले का फायदा है कि हम रस्सी जो है ना कड़ी बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे, कड़ी बांधेंगे कि दिल्ली बांटेंगे। तो लोग तो आजकल लहरों गुन्ने के भी पैसे ले लेते हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से नए नए फार्मूले निकाल के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अरे सर, जैसे बांध के ले जा रहे हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो यदि आप कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यदि वो 7 साल से कम अपराध वाला है तो उसकी गिरफ्तारी ही क्यों होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि गिरफ्तारी के क्या कारण है, फिर रस्सी से बांधने की बात बाद में होगी। हम तो कह रहे हैं कि उसे गिरफ्तारी ही नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आपके पास बहुत ही लॉजिकल रीजन नहीं है, तब तक आप व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप उसको संज्ञान लीजिए, आप उसके अकाट साक्ष्य बनाइए, जल्दी से ट्रायल करिए और उसको जो है ना सर्टेनिटी के साथ सजा दिलाइए, ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ना तो आप एफआईआर ठीक ढंग से लिख रहे हैं, ना एफआईआर में ठीक ढंग से वो बना रहे हैं, आप विवेचना भी अच्छी नहीं कर रहे हैं, आपके केसेस का भी अकोटल हो रहा है और सर आप बाकी चीजों में लगे हुए हैं, और पुलिस को भी बाकी जो है ना ढेर सारी ड्यूटियों में लगा दिया जाता है, वो अपने मूल कार्य कर ही नहीं रही है। पुलिस को अपने मूल कार्य करने का, पुलिस जो है इट इज ओवरबर्डन एंड इट इज नॉट डूइंग इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए क्राइम फ्री भारत ने कहा है कि हम पुलिस को बहुत राहत देंगे। 90% ऑफ द वर्कलोड ऑफ द पुलिस विल बी शिफ्टेड टू द टेक्नोलॉजी और टू द पब्लिक। और जो कि इंडियन लॉ ने जो है ना पब्लिक को पुलिस बनाया है, उसको राइट ऑफ अरेस्ट भी दिया हुआ है, और इंडियन कानून ने आम जनता को जो है पुलिस से बेहतर जो है क्रेडिबिलिटी दी है। तो जो पुलिस जिस बात का साक्ष्य ग्रहण करती है, दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द करोबरेशन, दैट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन। जबकि आम आदमी आपकी जो गवाही है that is admissible and that can be used for both the purpose। आपको यदि कोई कॉन्फेशन दे देता है तो वो that confession is admissible in court of law। पुलिस को यदि कोई कॉन्फेशन देता है तो that is not admissible in court of law। तो इंडियन कानून ने पब्लिक को ज्यादा अच्छी फुटिंग पर रखा है। अब सवाल है कि पब्लिक को वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सिस्टम दे दिया जाए जिससे जो कानूनी जिम्मेवारियां हैं उनका वो बिना कसर उठाए निर्वहन कर पाए, और जो भी वो काम करता है उसके लिए उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले,
जिससे कि उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, क्योंकि सीएफबी का ये मानना है कि धन की वर्षा होगी और भारत का हर नागरिक हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं मालूम है कि आपको अपनी बात का कुछ जवाब मिल पाया है या नहीं मिल पाया। अब वो प्रॉब्ली शायद कनेक्टिविटी का इशू रहा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आप लोगों को भी और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछे। आपका माइक ऑन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कोई सिकरवार साहब कौन है? डिस्टर्ब हो गया सर, नेट कुछ। कोई बात नहीं है, आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन पूछिए। हम आपका सर मैं ये बोला, मुझे जैसे 151 गिरफ्तार किया इन्होंने 4 महीने पहले, जेल तो मैं कई बार गया हूँ, तो अभी जिन्होंने मुझे बांध के लाए थे, मेरा एविडेंस है इसका, तो हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं थाना अध्यक्ष के खिलाफ? बिल्कुल, अभी आप बिल्कुल कर क्या, सकते हैं। नंबर जब तक हम किसी को लाइन में ही लगाए सर, जब तक हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे हमारी बात को सुनेंगे नहीं सर। और मैंने कहा काफी, लेकिन सुनने को तैयार है नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आप जो है इनके खिलाफ केस लगा सकते हैं। और दूसरा जो है, इसमें जो दूसरा काम हो सकता है कि दूसरे नागरिक लोग भी जो है, जो आपके साथ हुआ है उसमें वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये दोनों काम होना चाहिए। और तीसरी बात जो आपने अपने वीडियो में कही थी कि साहब जो है वहां पे बड़ा अंधेर खाता मचा हुआ है, पिटाई हो रही है जेल के अंदर और पैसे वसूलने के लिए पिटाई हो रही है, तो इन सब चीजों को तो हमको कैप्चर करने का सिस्टम होना चाहिए। मुझे लगता है कि मानव अधिकार को और सबको उसको करना चाहिए। लगे तो सरप्राइज होना चाहिए, लोगों के अंदर जो है ना इस बात की जांच होना चाहिए। और इस तरीके की कार्रवाई कदापि नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है, जो लोग जो है अंदर और बाहर हर तरफ जो है ना ये फीलिंग जनरेट होगी कि चारों तरफ अन्याय मचा हुआ है और सिस्टम इज इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। तो फिर जो है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसको कहते हैं मोबोक्रेसी आती है, मॉब लिंचिंग होती है, उस तरीके की घटनाएं जो है वो जन्म लेती हैं और लोगों को कानून में श्रद्धा घटती है और फिर लोग मजबूरी में कानून अपने हाथ में लेने लग जाते हैं। यदि लोग कानून अपने हाथ में लेंगे तो बहुत ही विडंबना का इश्यू होगा। आपका शुभ नाम क्या है? आप जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं आपसे ही कह रहा हूँ। हेलो। या प्लीज। सर मैं सूबेदार जय नारायण, एक सर्विसमैन हूँ जी जी। सर थोड़ा सॉरी फॉर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। नहीं कोई बात नहीं। आपने ज्वाइन किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप इतने समय तक अनुशासित विभाग में रहे हैं, अनुशासन में रहे हैं। मेरे ख्याल से सिस्टम ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। अब एक समय आ गया है कि जहां आपका लॉस नहीं है, इस सिस्टम से जुड़िए, इसको प्रचार करिए, अधिक से अधिक लोग जुड़े और उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी। ये क्राइम फ्री भारत सुनिश्चित करेगा। सही सर। तो हम जो आपका जो उपयोग करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया है कि हम जो है उपयोग आपका करेंगे लोगों को ये आभास दिलाने के लिए कि क्राइम फ्री भारत के पीछे जन समूह खड़ा हुआ है। इसे नजरअंदाज करना ना तो देश हित में है ना उनके खुद के हित में है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग आप जुड़े, तो हमें ज्यादा एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल केसेस को लेके जो है ना किसी अथॉरिटी के पास जाए। उसके लिए हमारा पोर्टल, हमारा सिस्टम काम करे। हम जो है ना अंदर से भी काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि नेशनल पुलिस मिशन का मैं लीडर भी हूँ। मैं बराबर प्रयास कर रहा हूं कि कैसे जो है ना प्राइम मिनिस्टर, कैसे होम मिनिस्टर और कुछ चीफ मिनिस्टर से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये चीज अंदर से बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो सकती है। यदि आप बाहर से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक फ्रिक्शन वाली बात आएगी, एक टकराव वाली बात आएगी।
जबकि आप अंदर से काम करेंगे तो एक रिफॉर्म होगा, बहुत स्मूथली हो पाएगा, पुलिस को भी इसका लाभ मिलेगा, पुलिस का वर्कलोड कम होगा, पुलिस की इफिशियंसी बढ़ेगी, पुलिस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, अधिकांश केसेस को वो न केवल डिटेक्ट कर पाएगी बल्कि उनमें कन्विक्शन पा पाएगी। और यदि जुडिशरी भी उसको मान लेती है तो हम जो है आने वाले 2 साल में 3.19 करोड़ जो केसेस पेंडिंग है जुडिशरी से उनको डिसॉल्व कर पाएंगे, और फिर 3 महीने के अंदर जो है ना केसेस को हम सॉल्व भी कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ये काम जो है अंदर से बहुत आसानी से हो सकता है। यदि वही काम क्राइम फ्री भारत यदि टकराव की स्थिति में करती है, बाहर से जो है ना कानूनी शक्ति का उपयोग करके इनको कटघरे में खड़े करके कर सकती है, तो वो भी संभव है। ऐसा नहीं कि वो संभव नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो निर्मूल साबित होगा। उसकी अपनी शक्ति होगी, उसको नजरअंदाज करना किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर वो जो है सिर्फ अपराध का पंजीयन ही करा पाएगी, उसका 100% डिटेक्शन नहीं करा पाएगी, उसका 100% कन्विक्शन नहीं करा पाएगी। लेकिन यदि हम अंदर से घुस के काम सुधार कर ले जाते हैं तो हम जो है अंदर से प्रभावित करते हुए जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हटा पाएंगे। और ना हम जो अभी कास्टिज्म जिंदगी में पहुंच रहे हैं, हर कोई नेगेटिव काम कर रहा है, उससे हटके जो है हम एक अच्छी जिंदगी में जा सकते हैं, हम एक हेल्दी लिविंग की तरफ जा सकते हैं, हम इलाज की बजाय हेल्दी लिविंग पे जा सकते हैं। हम जो है हर पैथी को जो है ना अपनी सुपीरियरिटी की बात कर रहे हैं, हम सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी के जो है ना उसमें नया जाके हम जो है सभी पैथियों को इंटीग्रेट करके सब पैथी जिसमें जो गुण हैं वो सब मिलके जो है ना ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। यदि एज्यूम करिए कि आपको कैंसर हो गया है और आपका ऑपरेशन करना जरूरी है, कीमोथेरेपी करना जरूरी है, तो वो एलोपैथी करे, लेकिन उसके जो नेगेटिव असर है केमोथेरेपी के कारण जो आपके शरीर जर्जर हो जा रहा है, आप जो है आपकी जिंदगी तो बढ़ गई लेकिन वो नारकी जिंदगी हो गई है, और 5-7 साल में आप ऊपर भी चले जाएंगे। तो यदि जो है ना दूसरी पैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी और इन सब चीजों को मिला जुला के यदि हम यूज करते हैं और वो उस नेगेटिव असर को भी ले जाता है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी और हमारा जो है लॉन्गेटिविटी भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात तो है जो है कि इतनी बड़ी संख्या में जो आजकल कैंसर वैंसर चलने लगा है, एक समय आ गया है कि हम उसको रोक पाए और एक हेल्दी लिविंग के माध्यम से लेट्स हैव ए क्वालिटी लाइफ। और अभी जो हम जो है ना पैसे कमाने की अंधी दौड़ में जो है ना हम सब लोग लगे हुए हैं, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे किसान हो, चाहे ये हो, हमें एक समय आ गया है कि इस बात को समझना होगा कि हम लोग हेल्दी और वेल्दी रहें, बट एट द सेम टाइम इस धन की जो होड़ में जो है ना खोएं, और जिंदगी का जो एक कोई मकसद है उस मकसद को खोज पाएं, और मरने के पहले यदि उस मकसद का कुछ थोड़ा बहुत हासिल हो जाए जिससे कि आपका जन्म सफल हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। संभवतः इस अंधी दौड़ में हम लोग जो है इन विषयों पर बात करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। यस सर। तो आई डोंट नो आप लोग किस हद तक सहमत हो रहे हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ज्यादा लोग चूंकि मीटिंग में नहीं है, और यदि अभी आप लोगों में से जो लोग उपस्थित हैं यदि और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। हमारे मनीष जी भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, हमारा तो हमेशा बात होते रहता है, सो एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, ओके। तो शुक्ला जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है सर, हमें लगभग उत्तर मिल चुके हैं आपकी लंबे डिस्कशन से। कि इसमें एक प्रश्न रह गया था बीच वाला, जो हमने कहा था कि क्या कुछ हमसे कुछ लोगों ने चर्चा करी थी कि क्या कुछ पुराने केसेस जो हैं उनके लिए भी स्कोप रहेगा क्या? देखिए, इस कानून जो है ना पुराने और नए की बात नहीं करता है। यदि जो है ना पुराने केस भी हैं और उनका संज्ञान नहीं हुआ है तो वो संज्ञान के लिए जा सकता है, और ऑलरेडी संज्ञान हो चुका है तो सिस्टम जो है उसके साक्ष्य संकलन के साथ उसी चैनल का यूज करते हुए उसमें भी मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप एक चीज मान के चलिए कि जब तक ये
इसका जो है एक कहना चाहिए कि जो विराट स्वरूप नहीं लोग बाग समझेंगे, तब तक इसे नजरअंदाज करने की कोशिश भी करेंगे। जब उनको लगेगा कि इसको नजरअंदाज करना उनके लिए घातक होगा, वो जो है ना नजरअंदाज करके भी बच नहीं पाएंगे। जब तक उस स्वरूप का जो है ना एहसास लोग नहीं करेंगे, तब तक जो है शायद उसका इम्पैक्ट कुछ समय तक महसूस नहीं होगा। लेकिन वो समय जो है ना 6 महीने से 1 साल का ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि इतने समय में उसके नेगेटिव, उनके चरित्र के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो झेलने की स्थिति में आ जाएंगे। तो फिर उनको समझ में आएगा कि सर जो है हमें सीएफबी की बात मानना चाहिए। और हो सकता है कि यदि कहीं से चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का यदि उसमें वो मिल जाता है, तो हम इसको अंदर से बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वैसे भी ये नेशनल पुलिस मिशन है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ग्राह्यता, हमने जो जीओ लेटर लिखा है, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भी बात कर रहे हैं ये संस्था भी है और ये भारत सरकार का नेशनल पुलिस मिशन भी है, जिसको मैं ही हेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो है मैंने उसके, उन्होंने जो है डीजी बीपीआरएनडी ने मुझसे मांगा था कि सर बताइए आप जो है इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमने इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में एक पॉइंट ये भी लिखा था कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को एक प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक उनकी ब्लेसिंग इसमें नहीं होगी, ये ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट के बतौर कभी सफल नहीं हो सकता है। तो चाहे बीपीआरएनडी के प्रयास, उसके माध्यम से जो है ना वो अवसर मिले, या सीधे जाके अपन लोग बात करें उससे मौका मिले, सभी जगह नहीं तो जहाँ के चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं वो अपन को बुला के बात करें, या हम लोग उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अंदर से इसे करने की कोशिश करेंगे तो जो शासन की शक्ति है उसका लाभ मिलेगा, और आप जो है ना पुलिस में वो रिफॉर्म भी कर पाएंगे, पुलिस को डीबर्डन भी कर पाएंगे, पुलिस की जो है सेल्फ स्टीम को भी इंप्रूव कर पाएंगे। और ऐसी पुलिस जो कि 100% कन्विक्शन दिलाएगी, उसे तो हम और आपको खड़े होकर सल्यूट करना ही चाहिए। तो पुलिस को सम्मान भी मिलेगा। आज जो है पुलिस वाले के बच्चों को जो है ना स्कूल और कॉलेजेस में हेय दृष्टि से देखा जाता है। आने वाले समय में पुलिस वालों के बच्चों को लोग बाग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखेंगे कि आपके पापा पुलिस में है, और पुलिस अपने आप में एक पूजनीय वस्तु हो जाएगी। वो खुद जो है ना एक सम्मान को महसूस करेगी। तो पुलिस को भी जो है ना दौड़ के जो है ना इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भला होने वाला है, उससे उनका वर्कलोड कम होगा, उससे जो है ना उनको सफलता मिलेगी, और वो अपने घर वालों के साथ भी जो है क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। शायद अभी जो हाइपरटेंशन और बीमारियों के मकड़ जाल से भी वो जो उलझते जा रहे हैं, उससे भी काफी हद तक बच जाएंगे जी। अब शुक्ला जी की बात में हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि जो पुराने केसेस हैं उसमें उनकी स्थिति के हिसाब से यदि संज्ञान नहीं हुआ तो संज्ञान पे काम किया जा सकता है। यदि संज्ञान होकर राइट दिशा में विवेचना नहीं गई है तो वो सिस्टम जो है विवेचना में नए साक्ष्यों को इकट्ठा करने में जो है ना मदद कर सकता है। उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके डेट टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ उसको अकाट्य रूप में जो है पुलिस तक और कोर्ट तक पहुंचा सकता है, और उसमें सजा दिलाने की कार्रवाई भी करा सकता है। जी सर, धन्यवाद। जब आप बाहर से ऑपरेट करेंगे तो आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आपका जो रास्ता है वो थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा, थोड़ा सा घर्षण वाला रहेगा। मेरी दिली इच्छा ये है कि इसको सुगमता से अंदर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। शायद मेरी सोच इसलिए भी हो क्योंकि इतने समय सिस्टम के अंदर काम किया है, मैं महसूस कर सकता हूं कि सिस्टम के अंदर से हम कितनी आसानी से चीजें कर सकते हैं। और स्पेशली जब यदि मान लो मेरी जैसी शख्सियत उसमें लगी हुई है तो उसको लोग ब्रोबीट भी नहीं कर सकते हैं और उसका लाभ भी पब्लिक को मिल सकता है। यदि ये सब नहीं हो पाता है तो अब उसके बाद फिर एक ही तरीका बचता है कि बहुत जोर से भड़के बहुत अच्छे और बड़े लोगों को मत खोजिए, क्योंकि बड़े लोगों की को जो है ना वो बड़े जरूर कहलाते हैं
लेकिन वो अपने स्वार्थों से घिरे हुए हैं। उनसे तो वो छोटा आदमी बड़ा है जो बिना स्वार्थ के जो है ना देश हित के लिए आगे आता। तो जो छोटा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी का जमाना है, हम जो है ना इसके समर्थन में वो बड़ी संख्या खड़ी करें, उसकी गूंज को जो है कोई भी सिस्टम जो है नजरअंदाज करने की स्थिति में ना रहे। बेसिकली आप लोग का मुख्य काम तो इससे उसका है, बाकी जो टेक्नोलॉजी वाला काम है वो टेक्नोलॉजी वाले कर रहे हैं, जो लॉ वालों का काम है वो लॉ कर रहे हैं, इसमें ढेर सारे सीए जुड़े हुए हैं, वो सीए वाला काम सीए कर रहे हैं, इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी जुड़ी है तो उनका काम वो कर रहे हैं, चंगन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट का हमसे सीधा एमओयू है तो वो वाला काम कर रहे हैं। कुल मिला के कुछ चल रहा है। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम लोग जरूर इसमें कामयाब होंगे। और मेरा ये मानना है कि जब हर चीज नेगेटिव चल रही है उस समय यदि आप क्राइम फ्री भारत जैसी बड़ी शब्द को लेके यदि आने की आपकी हिम्मत हुई है, वो भी 37 साल के अनुभवों के बाद, आपने हर व्यक्ति का स्वरूप देखा है, इसके बाद यदि आप इतनी बड़ी बात यदि आप सोच पा रहे हैं, उसके लिए आप मैथोलॉजी डिजाइन कर पा रहे हैं और उसमें ना केवल देश में बल्कि इंटरनेशनल भी समर्थन पा रहे हैं। अभी विभिन्न जो है ना देशों के जो है ना एनआरआई चैप्टर बन चुके हैं, वो बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, वो जो है रिसोर्स से लेके हर चीज देने के लिए तैयार हैं। तो एक जन सैलाब जैसा बनने की स्थिति पैदा हो गई है और मुझे लग रहा है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये काम मेरा हो ही नहीं सकता है, ये तो कोई काम कॉस्मिक शक्ति करा रही है और जब वो कॉस्मिक शक्ति करा रही है तो वो हम आप सबको प्रभावित करेगी और निश्चित तौर पे वो जो है इस अभियान की सुनिश्चितता भी जो है वही कॉस्मिक शक्ति जो है ना करेगी जो कि इतनी एनर्जी दे रही है इस काम को करने की। जी सर। तो आप मेरे ख्याल से इस बात से शायद सहमत होंगे। जी सर जी। तो अब मेरे ख्याल से 2 घंटे के लगभग का समय होने जा रहा है। यदि जी। और कोई अन्य प्रश्न नहीं रह गया है तो अब विदा लिया जाए। जी सर। आप लोग को जो है ना ज्वाइन करने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेयर करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और अब मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि शायद आपसे कोई प्रश्नों की बरसात नहीं करेगा, अदरवाइज आप प्रश्नों को जो है ना इकट्ठा करते जाइए। आप बहुत लकी हैं कि आपको बहुत जल्दी जो है ना समय मिल गया है। अमूनन जो है ना इतनी जल्दी किसी ग्रुप को समय नहीं मिलता है। शायद आप लोगों का कुछ ना कुछ तो विलक्षण रहा है कि इतनी जल्दी समय मिल गया है। अब आपके जो अन्य प्रश्न इकट्ठे होंगे उनका मैं सोचता हूं कि आप स्वयं भी काफी हद तक जवाब दे पाएंगे। आपके जो अनसुलझे जवाब हैं वो आप यदि उसमें डालेंगे तो जवाब आपको हम लोग की तरफ से मिलेंगे, हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी हैं इनकी तरफ ये भी दे पाएंगे। तो सभी वॉलंटियर्स को सब चीज मालूम है, वो जो है ना आपके जवाब दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत के लिए अच्छा समय है। जरूर जो है यदि ये जो है नेचर का कॉस्मोस का कोई कमाल नहीं होता तो इतनी बड़ी बात सोचने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो और क्राइम फ्री भारत ने जो इतनी बृहद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो केवल क्राइम फ्री भारत के लिए नहीं है बल्कि क्राइम फाइटिंग भारत भी है, क्रिएटिविटी भारत भी है, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत भी है, हेल्दी और वेल्दी भारत है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की दुआएं भी काम आए, प्रभु का आशीर्वाद भी काम आए और हम लोगों ने जो संकल्प उठाया है उस संकल्प की पूर्ति हो। इसके साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।